ना इधर न उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं। आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं ईरान और अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान सामने आया है और इस बार उन्होंने धमकी तो दी है, लेकिन साथ ही कहा है कि इस बार इजराइल से अटैक होगा और हमले की अगुवाई इजराइल करेगा। उन्होंने ये कह दिया है। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से भी एक ऑफर आ गया है। बातचीत चल रही है और बातचीत के बीच में ये ऑफर वाली सियासत क्या है, क्या ये कूटनीति है और क्या कुछ और चल रहा है, क्या डील होने वाली है, युद्ध नहीं होगा, इसी मसले पर बात करने वाले हैं अंकुर जी से। सीधे उनके पास चलते हैं। सर, अब क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्या खबरें आ रही हैं सर? बेसिकली ये एक फिल्म थी कभी हाँ कभी ना। ये करीब करीब ऐसा ही मामला है, क्योंकि अभी दो चीज़ें हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि वी वांट डायरेक्ट टॉक्स, यानी कि सीधी बात, और उधर ईरान कहता है कि नो सीधी बात, सिर्फ इनडायरेक्ट टॉक्स। तो मतलब कुल मिला के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में पूरा मसला फंस गया है। पहले अमेरिका कहता है कि भैया हमसे सीधी बात करो, ईरान कहता है आप पर एतबार नहीं है, और ईरान बाद में कहता है कि ठीक है बात कर लेंगे, ओमान के जरिए हम बात कर लेंगे। अब इसमें नया जो प्लेयर आया है कतर के बाद, क्योंकि पहले कतर था, नाउ इट इज़ ओमान। तो ईरान ओमान के जरिए अमेरिका से बात करना चाहता है, कह रहे उसकी बातचीत हुई भी है। उधर अमेरिका कहता है कि नहीं भाई, हम से सीधे बात करो, यस या नो, जो ट्रम्प का स्टाइल है। ट्रम्प का स्टाइल है जैसे आज टैरिफ लगाया तो लग गया टैरिफ, मतलब उसमें कोई पहले कोई नेगोशिएशन नहीं है, एक बार लगा दिया। वो बात अलग है कि वो बाद में फिर 3 दिन में, 1 दिन में, 24 घंटे में बदलते भी हैं अपना फैसला। पर अमेरिका उसी अंदाज में बात करना चाहता है ईरान से कि आप हमसे सीधे बात करो। ये ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया के साथ तो खैर नहीं हो सकती बात ईरान की, कतर, ओमान, इनकी ज़रूरत नहीं है। तो यही सब चल रहा है अभी मामला। ये सब चल रहा है, लेकिन एक तरफ ये खबरें हैं कि भाई युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं, B-2 बॉम्बर्स तैनात हो गए हैं, उसके नेविगेशन को या GPS को फेल करने का काम ईरान ने कर दिया है। वो चौंकाने वाली खबरें सामने आती हैं। फिर ये भी होता है कि बातचीत जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष वाली बात है, लेकिन इस बीच इजराइल का जिक्र कर रहे हैं और बीते दिनों मुलाकात भी हुई ट्रंप और उनकी। बिल्कुल ये बात सही है कि अमेरिका ने अपने बेसिकली दो उनके युद्धपोत USS कार्ल विंसन और USS हैरी ट्रूमैन, ये दो जो अमेरिकन के जो ये वॉरशिप हैं, ये फारस की खाड़ी में ऑलरेडी तैनात हैं। और एक उनका जो डीजो ग्रेसिया, एक उनका एक और बेस है, तो बेसिकली ये इंडियन ओशियन में है ये बेस। तो इन तीनों पे B-2 स्टील्थ बॉम्बर तैयार है, यानी कि वो बॉम्बर्स जो बड़े, दे कैन कैरी हैवी हाई वेट बॉम्ब्स, और वो बॉम्ब्स ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उन पर डाले जा सकते हैं। ये अमेरिकन पक्ष है। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि आप ठीक है, आपके पास B-2 बॉम्बर है, हमारे पास गादिर जो उनका रडार सिस्टम है, नाउ दे आर क्लेमिंग, ईरान ये दावा कर रहा है कि उसके पास जो रडार सिस्टम है अब वो सोफिस्टिकेटेड है, और अमेरिका लाख दावे करे कि उसके पास स्टील्थ फाइटर है, यानी कि वो फाइटर जो रडार पे नहीं आते। लेकिन ईरान का दावा ये है कि इस बार अगर आपने गलती की तो हमारे रडार पे आपके विमान आ जाएंगे और हम उनको मार गिराएंगे अपनी मिसाइल से। मतलब मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। हाँ, ये ईरान, प्यार की बात नहीं हो रही है। हाँ, ये ईरान नहीं, आपने दोनों बेसिकली दोनों चीज़ें चल रही है। एक साइड बातचीत भी है ईरान के साथ, इनडायरेक्ट टॉक्स, दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका दोनों ने अपनी तैयारी भी की है। अगर अमेरिका को लगता है कि उसके फाइटर्स प्लेन, जैसा अमेरिका दावा करता है कि बिल्कुल रडार पे नहीं आएंगे और ईरान पे हम बम डालेंगे और भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। ईरान का दावा ये है कि आपके पास B-2 स्टील्थ बॉम्बर हैं, तो हमारे पास गादिर रडार सिस्टम है, और गादिर जो रडार सिस्टम है उसमें ये दावा कर रहा है ईरान कि वो आपके जितने भी विमान हैं जिसको आप ये समझते हैं कि नहीं आएंगे रडार पे, वो आ जाएंगे और हम उनको निशाना बनाएंगे। तो निशाना बनाएंगे, ये भी हो गया, ये क्लेम भी हो गया। एक चीज़ और, ये बातचीत चल रही है, इजराइल का जिक्र क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी तक तो अमेरिका सीधे सीधे बोल रहा था। अभी बीते दिनों नेतन्याहू मिले भी अमेरिकी राष्ट्रपति से,
तो क्या वहाँ पर कोई ग्रीन सिग्नल देने जैसी बात हो गई इजराइल को ईरान के लिए? क्योंकि इजराइल तो ये कहता है कि आप हमको हरी झंडी तो दो, हम हमला करने के लिए तैयार हैं, हमने तो मैपिंग करके रखी है। बेसिकली क्या है कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अमेरिका और इजराइल जब अटैक, जैसा वो कहते हैं हम दावा करेंगे, तो इसको बिल्कुल ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो इजराइल का अटैक है या अमेरिका का, दोनों मिलके ही करेंगे। दूसरा, ईरान भी ये मानता है कि जब उसके ऊपर ये अटैक करने की कोशिश करेंगे तो ये इजराइल का नहीं होगा, ये दोनों मिलके ही करेंगे। तो ये ट्रंप का लेकिन बयान जो है कि ये अमेरिका की बजाय इजराइल को हम आगे रखेंगे, उसकी पोस्चरिंग ये है कि ट्रंप सीधे सीधे जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि मैंने ईरान पे बॉम्ब डाला या बम हमला किया। वो ये कहेंगे कि पॉलिटिकली वो चाहते हैं कि जब भी इतिहास में कुछ बात आए, तारीख में कोई बात आए कि भाई किसने ईरान के साथ लड़ाई छेड़ी थी, तो उसमें इजराइल और ईरान का मामला आए, उसमें अमेरिका का नाम ना हो। मतलब वो चाहते तो हैं कि हम जंग भी लड़ें, हाँ, धमकाएंगे तो हम धमकाएंगे, हाँ, दादागिरी हमारी चलेगी, लेकिन अगर नाम आए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर तीसरे को लाके खड़ा करते। हाँ, यही है ना? बिल्कुल यही बात है। वो पॉलिटिक्स है। देखिए, जब भी आप किसी पे हमला करते हैं, जॉर्ज बुश ने जब इराक पे हमला किया, तो वो तारीख, वो दिन, वो सबको याद है। अमेरिका में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है, तनकीद भी होती है कि जॉर्ज बुश ने इराक पे हमला किया, इन्वेड किया, या उस पर यह दावा किया था। इराक पे तो यही इल्ज़ाम लगा था ना कि उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। बाद में कोई वेपन भी नहीं मिला। और इजराइल, इराक का तो कोई मतलब भी नहीं था उस समय। भाई सद्दाम हुसैन पर जब हमला किया अमेरिका ने, तो बेसिकली 9/11 के बाद किया। तो सद्दाम हुसैन का तो अमेरिका के खिलाफ कुछ लेना देना भी ज़्यादा नहीं था। ये बात अलग है कि पुराने जो गल्फ वॉर हुआ था वो हुआ था, लेकिन जो टेररिस्ट अटैक था, डायरेक्ट उनका कोई लेना देना हाँ, नहीं वो था। तो एक अलग मामला था, वो एक दूसरा मामला था। लेकिन अमेरिका ने क्या इल्ज़ाम लगाया इराक पे? कतर को बहाना बना के। हाँ, कि आपके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि वो हथियार, केमिकल हथियार जो पूरी दुनिया में तबाही ला सकते हैं। और सद्दाम हुसैन को सत्ता से बाहर कर दिया और सद्दाम हुसैन को छिपना पड़ा। और सद्दाम हुसैन के बाद जो लड़ाई हुई, उसके बाद जो शिया सुन्नी कुर्द में आपस में जो लड़ाई छिड़ी वहाँ पे, वो अमेरिका रोक नहीं पाया, आज तक नहीं रुका। ये बात अलग है कि इराक कि रोकना नहीं चाह रहा वो। नहीं, अब चल, अभी भी ये तेल का धंधा है। नहीं, हाँ, वो भी है। बेसिकली शिया सुन्नी फसाद और या किसी के और सेक्टेरियन चीज़ों को उभारना, ये तो हमेशा वेस्ट की पॉलिसी रही है किसी भी मुल्क में। क्योंकि देखो, जब तक आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं करोगे सेक्ट के नाम पे, तब आप फ़ायदा कैसे उठाएंगे? अगर आपका पूरा मुल्क, आपका पूरा कंट्री एकजुट है, चाहे उसमें शिया हैं, सुन्नी है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या XYZ कोई भी कम्युनिटी है, तो फिर जो बाहर की रिजीम होगा, जो बाहर की ताकतें होंगी, वो फ़ायदा कैसे उठा पाएंगी? वो नहीं उठा पाएंगी। तो पहली शर्त तो यही होती है किसी भी कंट्री के फॉल की, दैट दे शुड हैव सम काइंड ऑफ डिवाइडेशन, सेक्टेरियन, क्लास के बीच में एक वॉर हो, संघर्ष हो वर्ग का, चाहे कैसा भी हो, तभी तीसरा आदमी फ़ायदा उठाता है। तो इराक में ऐसे ही हुआ। तो ये कहानी थोड़ा अलग होगी। मेरा पॉइंट ये था कि वेस्ट हमेशा, या अमेरिका यही चाहेगा कि जो भी जंग हो मिडिल ईस्ट में, उसका नाम ना आए, प्रॉक्सी वही रहेंगे। अफ़गानिस्तान में अमेरिका और रशिया ने उसको अपना लड़ाई का मैदान बना दिया। इराक पे अमेरिका, जॉर्ज बुश ने हमला किया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि उनका नाम आए इतिहास में कि मैंने ईरान पे हमला किया, तो इसलिए शायद उन्होंने इजराइल का नाम लिया है। ठीक है, इजराइल का नाम इसीलिए लिया है। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? क्योंकि मुलाकात हुई, तो वाइट हाउस में मुलाकात हुई, तो क्या वहाँ से हरी झंडी लेकर आए हैं? क्योंकि ये खबर भी आई कि नेतन्याहू इस बात को लेकर भी हैं कि ठीक है, आप कूटनीति से काम कर रहे हो तो कूटनीति से, मतलब पॉलिटिक्स की तो आपने, राजनीति की तो बात कर ली, इसमें कूटनीति का खेल भी चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। दोनों बेसिकली जब डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों राइट विंग लीडर हैं। जैसे इजराइल में पूरी दक्षिण
पंथ जो है वहाँ का, जो यहूदी दक्षिण पंथ है, वो पूरी तरह हावी है। और डोनाल्ड ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हैं, तो दोनों के बीच में अच्छी बातचीत हुई उनके हिसाब से। और जो इज़राइल और अमेरिका के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बढ़ेगी इससे, यानी कि इज़राइल को और हथियारों की सप्लाई मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो उसके बाद जो भी जंग होनी हो है या जो भी कोई मामला और ख़राब होना है मिडिल ईस्ट में, वो होगा। एक चीज़ और है कि 2015 को 15 में जो ये डील हुई थी ईरान, तमाम मुल्कों की, अमेरिका, इसमें से अमेरिका बाहर निकल गया। 2018 में ट्रंप जब आए तब निकल गया, और ये कहा जाता है कि नेतन्याहू ही मनाने में लगे थे कि बोले ये काम की डील नहीं, निकल जाओ। और ट्रंप, क्योंकि एक जैसी विचारधारा के लोग अगर आ जाते हैं तो वो डील, और अब उसी डील के ऊपर चाहते हैं ट्रंप भी काम करना। ये क्या चीज़ें हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। फिर से आप अपना सवाल रिपीट कीजिए। मैं 2015 में जो ये डील, जिस डील के बारे में आप ट्रंप चाहते हैं, 2015 में ये डील हुई थी, 2018 में ये डील ट्रंप ने ये कह दिया कि भाई ये बेकार की बात है। खबर ये भी है कि नेतन्याहू उस वक्त ट्रंप को इस बात को मनाने में कामयाब हो गए कि साहब ये बेकार की डील आप बार, ठीक है, समझ। तो अब ट्रंप ये चाह रहे हैं कि ये डील फिर से हो जाए। बेसिकली 2015 में ये बात सामने आई थी। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 सालों में ये मुद्दा जो ईरान का है यूएन में भी डिस्कस हुआ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ, फिर इसमें IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसको इन्वॉल्व किया गया। तो ये दोनों IAEA के जो अधिकारी थे 2005 से लेके 2015 तक उन्होंने ईरान के जितने भी परमाणु संयंत्र थे, जो प्लांट्स थे, उनका दौरा किया। फिर 2015 में जब ये समझौता हुआ तो एक सहमति मोटी मोटी ये बनी उस समय कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत कि ईरान लिमिटेड मात्रा में करेगा, बता के करेगा कि कितना यूरेनियम इनरिचमेंट करना है, और वो केवल अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए करेगा। लेकिन बिजली बनाएगा, दूसरे काम करेगा, हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन इजराइल जब ये समझौता हुआ उसके बाद 2018 में, और 2018 के बाद इजराइल ने वेस्ट को ये बताया कि ईरान जो है, जो आपने उसको ढील दी है वो गलत है, और अमेरिका को इससे पीछे हट जाना चाहिए समझौते से, और ईरान परमाणु हथियार बनाएगा। अब इस सपोर्ट में इजराइल ने क्या किया? इस सपोर्ट में इजराइल ने जो ईरान की लेबोरेटरी थी, परमाणु संयंत्र जहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें इन्वेड किया। मोसाद का अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ मोसाद का, और वो प्रीसियस डॉक्यूमेंट्स जो परमाणु कार्यक्रम के लिए तैयार होते हैं, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स, वो डिटेल्स बाहर निकाली, और वो डिटेल्स पूरी दुनिया को दी, जिसमें अमेरिका भी है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल भी है, और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि जो आपने 2015 का समझौता किया है वो बिल्कुल बेकार है, और परमाणु हथियार बना लेगा 2020 तक। ये इजराइल ने उस समय दावा किया था। उसके बाद इजराइल ने, मोसाद ने, जैसा आरोप लगते हैं मोसाद पर, कि मोसाद ने ईरान के 2-3 परमाणु वैज्ञानिकों को भी उनके ऊपर भी टारगेट किया, उनको मारा। और वो कैसे मारा कि एक ऑटोमेटिक मशीन गन थी, एक गाड़ी में थी, वो बस के ट्रक के ऊपर थी, और वो सैटेलाइट से कनेक्ट थी। उस सैटेलाइट के जरिए उस वैज्ञानिक को मारा गया। और वो जो 2-3 वैज्ञानिक थे जो हत्याएं हुई तेहरान में और बाकी जगह जो भी परमाणु संयंत्र हैं, वो टॉप वैज्ञानिक थे तेहरान के। तो ये पूरी कहानी है पीछे की। इस पूरी कहानी में इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे वो यूएन गए, उन्होंने बताया, कागज़ भी लहराए वहाँ पे कि देखिए ईरान यहाँ तक पहुँच गया है परमाणु बम बनाने में, अगर इस नहीं रोका तो अगले 2 साल में या 1 साल में बना लेगा। तो जब इजराइल ने ये शोर मचाया, उसके बाद जो 2015 का जो समझौता था वो ट्रंप के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया कि नहीं, ये बेफालतू का है। तो फिर अब क्यों चाहते हैं ये? अब इसलिए चाहते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि एक्चुअल समझौता हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली दुनिया की 2-3 प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करना चाहते हैं।
एक यूक्रेन रशिया युद्ध, दूसरा ईरान का परमाणु कार्यक्रम। लेकिन जो मेरा जो मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े या कुछ एक्सपर्ट से बात की है, ये 2015 वाला जो समझौता है ये और जो ट्रम्प करेंगे वो एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। 2015 में ईरान को फ़ायदा था, इसमें आपको बताना पड़ेगा, लेकिन निगरानी करेंगे, तमाम चीज़ें इसमें निगरानी तो उसमें भी थी, लेकिन ये समझौता उतना फ्रूटफुल नहीं होगा ईरान के लिए, या ईरान को उसमें ज़्यादा करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ईरान कहता है कि भाई हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, अमेरिका कहता है कि भैया वो बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, या इजराइल कहता है कि वो करीब पहुंच गए हैं। इसका सच आखिर क्या है? और अगर ऐसे में वही बात है कि उनके पास ऐसे हथियार हैं, रासायनिक हथियार, और हमला कर दिया गया, एक मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, तो ये चीज़ें अगर जब सामने नहीं आएंगी और उसके आधार पर केवल हवाई बातों के आधार पर अगर इतने बड़े बड़े हमले होंगे तो ये कहाँ तक जाएंगी चीज़ें? नहीं, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट की कैपेसिटी है ईरान की, वो करीब जो मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ जो रिपोर्ट्स छपी हैं कोर्ट सोर्सेज को कोट करते हुए, वो 70% तक है। तो अगर ये 100% तक हो जाता है तो फिर तो बम बना लेगा, ईरान के पास वो कैपेबिलिटी आ जाएगी। इज़राइल को क्या डर है? इज़राइल को डर ये है, या सऊदी अरब को डर ये है कि जिस दिन भी ईरान ने ये दावा कर दिया कि मैं नाउ आई एम द सेकंड न्यूक्लियर पावर, सेकंड मुस्लिम न्यूक्लियर पावर आफ्टर पाकिस्तान, तो फिर पूरा मिडिल ईस्ट में जो पावर बैलेंस है वो चेंज हो जाएगा। और सबसे बड़ा खतरा होगा सऊदी अरब को, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है, वो चाहता है कि मेरा डोमिनेंस हो पूरी मुस्लिम उम्मा में। और सऊदी अरब जो एक सुन्नी वहाबी कंट्री है, उसको फिर वहाँ पे जो उनकी सत्ता है, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, तो उनको लगता है कि ईरान इफ़ बिकम मोर पावरफुल, मोर बिगर, देन इट कैन आल्सो बी ए थ्रेट फॉर द सऊदी अरेबिया टू। तो सऊदी अरब को भी दिक्कत है, इजराइल को तो है ही, क्योंकि इजराइल को तो खुली धमकी देते हैं कि हम आप साफ़ कर देंगे आपको। तो इजराइल और सऊदी अरब और फिर लास्ट में दुनिया का फिर बचता अमेरिका, तो ये पूरा डायनामिक्स चेंज हो जाएगी। तो यही वजह है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि मेरे कार्यकाल में ये मसला हल हो। मैं 4 साल हूँ, मैं 4 साल में इसे सुलटाऊँगा। और कैसे सुलटाएंगे वो एक अलग बात है भाई, वो बातचीत से सुलट सकता है मसला, वो समझौते से सुलट सकता है, जो 2015 के समझौते की बात आप कह रहे हैं, या फिर दोनों में लड़ाई से सुलटेगा, कोई भी जीते। लड़ाई से सुलटेगा। लेकिन इस बीच मसूद पेज़ेश्कियान जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं वेलकम अमेरिका, प्लीज कम इन्वेस्ट, आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर लीजिए। ये इस दौर में जब मतलब धमकीबाजी चल रही हो, इतने बम गिराएंगे, उतने बम गिराएंगे, इसने वहाँ तैनाती कर दी, यहाँ तैनाती कर दी, इस बीच वेलकम अमेरिका। और खामनेई को भी दिक्कत नहीं है, उन्होंने ये भी कहा। नहीं, खैर अभी ये थोड़ा से कॉन्ट्राडिक्टरी है, अभी इस पर टिप्पणी करना इतना आसान नहीं है। किस कंटेक्स्ट में कहा, या उन्होंने एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत ये बयान दिया, ये सोचना होगा। क्योंकि अमेरिका निवेशक आए यहाँ पे निवेश करें, वो ठीक है, उन्होंने बयान दिया, शायद उनके मन में ये हो कि अमेरिका और ईरान के बीच में डायरेक्ट बातचीत हो जाए, या फिर डायरेक्ट बातचीत ना हो, जो ओमान के ज़रिए कुछ हो रहा है उसमें थोड़ी सी तेज़ी आ जाए। तो वो शायद इसलिए बयान दिया हो, क्योंकि देखो जब दो कंट्री आपस में बात करते हैं तो पहले अविश्वास होता है, मुझे आप पे भरोसा नहीं, आपको मुझ पे भरोसा नहीं, तो मैं कुछ बातें ऐसी कहूँगा जो आपको अच्छी लगेंगी। क्या ये पुनीत जी आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, आप मेरी मोटरसाइकिल यूज़ कर लीजिएगा, आपके पास कार नहीं है, मेरे वाली कार ले जाइएगा जब आप छुट्टी पे जाएंगे, है ना। या आप मुझे कहें कि अरे आप क्यों टेंशन लेते हैं, मेरा एक होटल है वहाँ पे, आप मेरे होटल में जाके घूम के आइए। तो इस तरह के ऑफ़र दिए जाते हैं। तो ईरान ने जो ऑफ़र दिया है वो ये दिया है कि आप अमेरिकन कंपनीज़ आएँ, जो सऊदी अरब में अरामको में आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो वहाँ की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, तो वो इस तरह की बात है कि ईरान में भी पोटेंशियल है।
ईरान इज़ आल्सो फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। चौथा सबसे बड़ा मुल्क है जो जिसके पास तेल इतना और है। तेल का क्वालिटी भी अच्छा है। हाँ, तो वो इसलिए चाहते हैं कि आप आए क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, शायद ये कॉन्फिडेंस देने के लिए। लेकिन एक्चुअल बात क्या होगी, क्या एक्चुअल अमेरिका की बात ईरान मानेगा या ईरान की बात अमेरिका मानेगा, ये तो बातचीत शुरू हो तभी पता चलेगा। बैक चैनल डिप्लोमेसी कुछ कुछ बातें तो चल रही हैं ओमान के जरिए कि लीजिए हम इस पे बात कर लेंगे। अमेरिका कह रहा है कि नहीं पहले ये करके करिए, इस पे बात करेंगे हम पहले। लेकिन अभी आप क्या और होगा? हम दोनों ने समिट जो अटेंड किया राइजिंग भारत, जेफरी सैक्स जो है उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की, उसके बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि उनका डॉक्ट्रिन है सेक्स डॉक्ट्रिन। सेक्स डॉक्ट्रिन, और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका आपसे दुश्मनी करता है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन दोस्ती करता है तो थोड़ा और ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है। आपको इस्तेमाल ये किया शायद जा ऐसे सकता ही है कि आमतौर पे ये कहा जाता है। हाँ, मतलब अमेरिका से दोस्ती भी बुरी, ऐसा मतलब ये उनका कहना है, मेरा मत नहीं है। लेकिन हाँ देखो, उसमें उन्होंने वर्ल्ड पूरी डायनामिक समझाई है कि अब जो है मौजूदा चीज़ें वो अलग अलग लेवल पे है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो एक अलग है। नाटो उन्होंने बनाया, अब वो नाटो कंट्रीज़ को उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे। ईरान के मसले में, ईरान का जो लड़ाई है उसमें वो एक तरफ धमकी देते हैं, दूसरी तरफ बात करते हैं। तो ये जो नई वोलेटिलिटी है पूरी दुनिया में जो आई है, टैरिफ का देख लो आपने, चीन पे 103 से 130 भी लगा रहे हैं, पहले 90 दिन का हटा भी रहे हैं, बाकी सब पे छूट दे रहे हैं। तो वही बात है, इट्स ए हाईली वोलेटाइल वर्ल्ड, पूरी दुनिया अजीब सी है। सब लोग अपने अपने हितों को लेके अपनी अपनी जो सोच है उसको हावी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये डॉक्ट्रिन है उनकी कि अमेरिका से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही मुश्किल है, उसकी वजह यह है कि अमेरिका की जो महत्वाकांक्षा है और अमेरिका में जो रिसेंटली पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है उसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी उनके कंट्री के नैरेटिव या कंट्री के इतिहास पर भारी पड़ रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस चर्चा को करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर साफ की है और नए जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो आपने समझे कि किस तरीके से बदलाव होते जा रहे हैं। अब ये कूटनीति से, राजनीति से मसला सुलझेगा या युद्ध नीति यहाँ पर अपनाई जाएगी, और युद्ध नीति अपनाई जाएगी तो जवाब कैसे ईरान देने वाला है, क्योंकि एक बार तो एक ट्रेलर दिखाने का काम किया जा चुका है। वो जीपीएस की खबर आई कि जीपीएस जो है उसके प्लेन्स के जीपीएस को हैक कर लिया गया और कहीं और उसको दिग्भ्रमित या दिशा भ्रमित कर दिया गया, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया। और यूएस के जो पायलट्स हैं उन्होंने भी ये बात बताई है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।